Hello children, this is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy, and today I begin with the second part of chapter The Rise of Nationalism in Europe. My first PPT I concluded with the topic Romanticism. Romanticism, if you remember, is the cultural movement which emphasized on the use of culture to strengthen nationalist sentiments among masses. So I again continue with the same topic. Romanticism continues. So John Gottfried, he was a German philosopher and he claimed that true German culture was to be discovered among common people. अब अगर लोगों को आम आदमी को अगर नेशनलिस्ट स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना था तो उनके बीच में एक यूनिफाइड कल्चर या कुछ शेयर्ड कल्चर होना बहुत ज़रूरी था. So it could be only done through folk songs, folk poetry and folk dances. नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस के लिए इन सब का कलेक्शन बहुत ज़रूरी था और इसके साथ साथ यहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज पे भी एम्फेसिस किया गया. वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है किसी भी एरिया की लोकल भाषा या जो वहाँ के रीजन के लोग लोकली बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज वर्नाकुलर लैंग्वेज. Now come to Poland. In Poland, national feelings were kept alive through music and language. Poland was partitioned by the great powers. Great powers यहाँ पे थी रशिया, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया और पोलैंड उस वक्त डिवाइडेड था, पार्टीशन था इन ग्रेट पावर्स के बीच में. ऐसा भी हुआ कि पोलिश लैंग्वेज को वहाँ से हटा दिया गया स्कूल से. इट वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड आर्म्ड रेबिलियन अगेंस्ट रशियन रूल वॉज क्रश्ड. जब लोगों ने रशियन रूल के खिलाफ एक रेबिलियन की तो उसको दबा दिया गया. तो यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने भाषा का सहारा लिया एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस. Next topic is hunger, hardship and popular revolt. See, there were so many problems which were faced by the people and यूरोप में क्या हो रहा था कि पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में. बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज persistent unemployment which was existing there and people had to live in overcrowded slums. लोगों की जो लाइफ थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी और काफ़ी उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था बिकॉज इंग्लैंड से मशीन मेड गुड्स आ रही थी और जो मतलब सस्ती भी थी, जिसकी वजह से जो यहाँ के छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी. और ये भी था साथ साथ कि एरिस्टोक्रेसी भी पूरी तरीके से यूरोप में अभी ख़त्म नहीं हुई थी. कुछ रीजन्स में अभी भी एरिस्टोक्रेसी एग्जिस्ट हो रही थी. तो इसकी वजह से ओवरऑल जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी सफ़र कर रही थी. काफ़ी हंगर था, हार्डशिप फेस कर रहे थे लोग. पेजेंट्स को बहुत सफरिंग्स थी, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे और जिसकी वजह से शहरों में काफ़ी गरीबी फैल गई थी. और इन सब वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से जो लोग थे दे स्टार्टेड कमिंग आउट ऑन स्ट्रीट, स्पेशली इन पेरिस वी आर टॉकिंग अबाउट. And Louis Philippe, who was the monarch at that time, he was forced to flee from there. And then people formed National Assembly. National Assembly also proclaimed a republic. मतलब this was proclaimed as a republic. And it also granted suffrage to all adult males above 21. सफरेज का मतलब पहले भी मैंने बताया है राइट टू वोट. सो राइट टू वोट दिया गया यहाँ पे एडल्ट मेल्स को जो 21 ईयर्स से ज़्यादा थे. नेक्स्ट इज सिलेसिया रिवोल्ट ऑफ 1845. सो सिलेसिया में ये रिवोल्ट हुआ था और इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स. एक्चुअली क्या हुआ था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, लेकिन जो भी वो बनाते थे वीवर्स, उसके बदले में उनको पेमेंट बहुत कम दी जाती थी. और उस वक्त कॉटन वीविंग ही था जो यहाँ पे वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन था. ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉटन वीविंग में ही इन्वॉल्व थे. क्या हुआ कि जब लोग बहुत परेशान हो गए तो 4 जून को काफ़ी सारे जो वीवर्स थे वो पहुंच गए कॉन्ट्रैक्टर के मैंशन पे. एंड देयर दे ट्राइड टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, बट दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली. एंड देन व्हाट हैपेंड दैट दे स्टार्टेड बार्जिंग इनटू हिज हाउस. दे स्टार्टेड स्मैशिंग विंडो पेन्स एंड फर्नीचर. एंड कुछ लोग जो थे वो उसके स्टोर हाउस में भी घुस गए, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर वहां से भाग गया. लेकिन वो थोड़ी देर के बाद ही वहां वापस आया आर्मी के साथ एंड उसके वहां पे इस जो क्लैश जो हुआ उसमें 11 वीवर्स वर शॉट. So people, you can see through that how in this chapter, step by step, the process of nation building is being explained.
कैसे रिवॉल्ट होते थे, कैसे लोग रिएक्ट करते थे, फिर कैसे उनको दबाया जाता था रेबिलियन को, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये जो फीलिंग्स थी लोगों के बीच में वो बढ़ती जा रही थी। द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। सो लिबरल्स, मैंने जैसे पहले भी बात की थी कि सोसाइटी में ग्रुप्स बन गए थे, कंजर्वेटिव्स के ग्रुप्स थे जिनके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में बात की। अब यहाँ पे हम लिबरल्स की बात करेंगे। लिबरलिज्म भी मेंशन किया गया था फर्स्ट पार्ट में। सो बेसिकली दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड बाय कंसेंट. So now here, now this was the time when they started demanding the creation of nation state ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, कि एक पार्लियामेंट होनी चाहिए और उसके बेसिस पे नेशन स्टेट बिल्डअप होना चाहिए। बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म की गई यहाँ पे जो जर्मन रीजन्स थे, जिसमें जो मेन मेंबर्स थे वो थे प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रोस्पेरस आर्टिसंस. Basically when we talked about the division of society in Europe during this period, so we discussed that it was divided into mainly two classes. One was the aristocratic class and the peasantry class, which was the large population. But gradually there was new class which had emerged, and this was called as the middle class. So यहाँ पे भी हम उसी middle class की बात कर रहे हैं. So on 18th May 1848, the elected representatives marched towards Frankfurt Parliament. जो इन्होंने लोगों ने इलेक्ट किया था जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो वहां से मार्च करते हुए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ गए, एंड दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन. सो जो पर्शिया किंग था उसको उन्होंने बोला भी और ऑफर किया कि ही कुड बी ऑफर्ड द किंग ऑफ पर्शिया, लाइक ही कुड बी ऑफर्ड द क्राउन, बट ही हैड टू बी अंडर सब्जुगेशन ऑफ पार्लियामेंट. बेसिकली कहने का मतलब है कि उसको पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग अपने रूल कंटिन्यू करना था. बट ही रिजेक्टेड एंड ओपोज दिस, ही डिड नॉट लाइक इट. एंड बट क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन जो मिडिल क्लासेस थी उनको काफ़ी ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी एरिस्टोक्रेटिक क्लास से. क्योंकि अगर वो मिडिल क्लास जो थी, अगर वो वर्कर्स की डिमांड्स को इंक्लूड करते थे तो एरिस्टोक्रेट्स उनसे नाराज होते थे, और अगर वो नहीं करते थे तो वर्कर्स उनसे नाराज होते थे. तो इस तरीके से जो धीरे धीरे इनकी जो सपोर्ट थी वो खत्म होती चली गई. रोल ऑफ वेमेन, हमने हर चैप्टर में पढ़ा है. नेशनलिज्म इन इंडिया में भी हमने ये बात की थी कि औरतों का क्या योगदान था पूरे की पूरी, जो भी जहाँ भी किसी भी देश में, रीजन में जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स होती थी, तो औरतें हर सोसाइटी में हमने देखा है, हर चैप्टर में जिसमें भी बताया गया है, पढ़ा है कि पूरा उन्होंने योगदान किया. सो क्योंकि एक तो औरतों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे बहुत समय तक. So they were demanding that, but still they, participated in large numbers because they wanted to demand political rights. They formed their own political associations. उन्होंने newspapers form किए, found किए, और उन्होंने meetings और demonstrations में बढ़ चढ़ के part लिया. लेकिन फिर भी क्या था कि उनको suffrage rights नहीं दिए गए थे जब ये वाला जो time period था यूरोप में, जब हम बात कर रहे हैं. So during the convening of Frankfurt Parliament, they were admitted only as observers. मतलब उनको वहाँ पे बिठाया तो गया, लेकिन सिर्फ as observers, और उनको कोई भी right नहीं दिया गया था, political right, कि वो इसमें participate कर सकें. Now we come to the making of states or making of nation states. So now we would talk about making of Germany, Great Britain and Italy. So you can see these two pictures here. So you can see the map. Now, how was Germany formed as a nation? Nationalist feelings were widespread among middle class, and they tried to unite different regions of German confederation, supported by large land owners of Persia. मतलब सारे के सारे जो मिडिल क्लास थी वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहे थे, और उनको जो बड़े जमींदार थे या लैंड ओनर्स थे यहाँ पे पर्शिया में, उन्होंने भी उनको सपोर्ट देना शुरू किया. और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क, उनका बहुत मेन रोल रहा जर्मनी की यूनिफिकेशन में, एंड ही कैरिड आउट दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी. There were seven wars which happened between Austria, Denmark, and France. And in January 1871, William I was proclaimed as German Emperor. जो जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस थे, आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स
और बहुत सारे पर्शियन मिनिस्टर्स जो थे जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, वो सारे भी यहाँ पे इकट्ठे हुए वर्साइल्स में फॉर दिस सेरेमनी। एंड न्यू स्टेट प्लेस्ड स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग एटसेट्रा। अब जो जर्मन स्टेट बनी उसका जो मेन एम्फेसिस था वो मॉडर्नाइजेशन पे रहा। इटली, हाउ वाज इटली यूनिफाइड? सो जो हम आज इटली देखते हैं उस वक्त मिड 19th सेंचुरी में जो हम बात कर रहे हैं, इटली वाज नॉट द सेम एज वी सी इट टुडे। इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 states एंड दे वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टीज। सिर्फ एक ऐसी स्टेट थी या रीजन था जो इटालियन प्रिंस रूल करता था उसको। जो पूरा का पूरा नॉर्थ रीजन था दैट वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स, और जो सेंट्रल रीजन था इट वाज रूल्ड बाय द पोप। सो 1830s में हमने देखा कि ज्यूसेप मजीनी जो था उसने कोशिश किया कि एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक जो है वो बनाया जाए। ज्यूसेप मजीनी के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा कि ही वाज अ रेवोल्यूशनरी एंड ही फॉर्म्ड वेरियस रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज। ही हैड फॉर्म यंग इटली। लेकिन उसकी जो ये अपराइजिंग्स थी वो धीरे धीरे फेल होती चली गई। और उसके बाद जो दूसरे मेन पर्सन ने रोल प्ले किया, ही वाज अ चीफ मिनिस्टर क्वेयोर एंड ही लेड द मूवमेंट नाउ। वो ना तो एक रेवोल्यूशनरी थे और ना ही कोई डेमोक्रेट थे, मतलब ना तो वो क्रांतिकारी थे और ना ही वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। और उन्होंने बहुत दिमाग लगा के स्किल के साथ टेक्टफुली एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया फ्रांस के साथ, और उसके सपोर्ट से ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। एक्चुअली जो ये फोर्सेस थी, अभी जो पावर्स थी जो यहाँ पे रूल कर रही थी, उनको एक्चुअली धीरे धीरे अलग करना था या तोड़ना था। So in this large number of volunteers also joined, and since now he got the popular support from the people, so they were now able to drive out the Spanish rulers from here. And in 1861, Victor Emmanuel, he was proclaimed as King of United Italy. So you can see through that how step by step process of unification was taking place for all these states like Germany, Italy, and next we move to Britain. It is called as a strange case. The reason is that it was a long drawn process, और 18th सेंचुरी से पहले एक्चुअली कोई ब्रिटिश नेशन था नहीं, और जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे वो या तो इंग्लिश थे, स्कॉट थे या आयरिश थे, बेसिकली स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड। दे हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, तीनों के अलग अलग थे। और जो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंग्लिश नेशन था वो धीरे धीरे मतलब इट वाज ग्रोइंग इन एज फार एज वेल्थ वाज कंसर्न। और जब ये थोड़ा सा प्रॉस्पेरस हो गया, सो इट स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग अदर आइलैंड्स, जो ये दूसरे आइलैंड्स थे इनको इसने इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। और जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी, इट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688 एंड अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर फॉर्ज। सो बेसिकली इंग्लैंड जो था उसने मेन रोल प्ले किया यहाँ पे। There was an Act of Union which was signed in 1707 between England, Scotland, and it formed United Kingdom of Great Britain. It continued, so Parliament dominated by English members. यहाँ वही हुआ कि English जो थे उन्होंने सब कुछ dominate किया हुआ था, और जो स्कॉटलैंड का कल्चर था उसको एक प्लान्ड तरीके से सिस्टमैटिकली उसको सप्रेस किया गया, उसको दबाया गया। The Scottish Highlanders were forbidden to speak their language, यहाँ तक कि उनको उनकी भाषा भी बोलने के लिए अलाउ नहीं था। नाउ इज द इंक्लूजन ऑफ आयरलैंड। सो स्कॉटलैंड का हमने देखा कि पहले साइन हुआ था, अब आया आयरलैंड। आयरलैंड ऑल्सो सफर्ड अ सिमिलर फेट। इंग्लिश जो थे एक्चुअली जो आयरलैंड था इट वाज डिवाइडेड बिटवीन प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। दो जो क्रिश्चियनिटी में दो ग्रुप थे, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, एंड द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स। सो इट एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। कंट्री पूरी की पूरी जो थी वो कैथोलिक थी, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स जो थे उनको सपोर्ट मिली इंग्लिश से, और बिकॉज ऑफ दैट दे कुड एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस। And now Ireland was also forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. A new British nation was formed through the propagation of dominant English culture. यहाँ पे भी वही हुआ, आयरलैंड का जो इंक्लूजन किया गया उसमें भी जो डोमिनेंट पार्ट था
वो ये था कि इंग्लिश डोमिनेटेड एवरीथिंग एंड द कल्चर आल्सो वाज इंग्लिश कल्चर। विजुअलाइजिंग द नेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि नेशन क्या होता है, जैसे हमने पहले भी मैंने बताया कि नेशन स्टेट फॉर्म की जाती है जब किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लोग एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ, जो कॉमन कल्चर होता है या कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, सो दे डिसाइड टू फॉर्म अ नेशन। तो नेशन वैसे देखा जाए तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, लेकिन आर्टिस्ट ने इसको पर्सोनिफाई किया मीन्स इसको एक ह्यूमन फॉर्म दी। सो इट वाज पर्सोनिफाइड इन 18th एंड 19th centuries एंड इट लाइक नेशन वाज पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर। हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ा, इंडिया के बारे में भी, कि कैसे वहाँ पे भी इमेज, भारत माता की इमेज को यूज किया गया या मतलब बनाया गया टू पोर्टे द नेशन। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। एंड यहाँ पे जो भी फीमेल फिगर फॉर्म जो दी गई नेशन को, वो कोई ऐसे खास औरत, किसी खास वुमेन के बारे में बात नहीं की गई थी। एंड इट जस्ट ट्राई टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन अ कंक्रीट फॉर्म। मतलब ये जो एक विचार होता है जो दिखाई नहीं देता है, उसको एक कंक्रीट शेप दी गई और फॉर्म दिया गया। So the female figure became allegory of the nation. फ्रांस में इसको मैरियन के नाम से जाना गया because it was a popular Christian name in France, and जर्मनी में जर्मेनिया became the allegory of German nation. Nationalism and imperialism. So this is the last part of the chapter, and in the chapter now we have seen that how nation states were formed, different nation states were formed. Now we come to the point which puts emphasis on imperialism. Now what had happened that by the first half of 19th century, nationalist groups had become intolerant of each other. दो ही होता है ना, कहीं पे भी जो ग्रुप्स बनते हैं तो पहले तो यूनिटी होती है, लेकिन फिर ग्रेजुअली देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट। सो दे बिकेम इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। और जो यहाँ पे मेन यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को मैनिपुलेट करना शुरू किया ताकि उनके खुद के जो इंपीरियलिस्ट एम्स थे वो पूरे हो सकें। टेंशन इन बाल्कन्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, दैट डिस्कस द टेंशंस व्हिच हैपेंड इन बाल्कन रीजन। सो बाल्कन क्या था, बाल्कन रीजन में क्या क्या हुआ? इट वाज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन, बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन थी। इट कंप्राइज्ड ऑफ मॉडर्न डे, जो आज की तारीख का हमारा रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस है, ये सब उस वक्त बाल्कन रीजन का पार्ट होता था। और जो ज़्यादातर पार्ट था इस रीजन का वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि उस वक्त एम्पायर सिस्टम होता था। So now what happened that because of the spread of romanticism and disintegration of Ottoman Empire, it became an explosive region. क्या हुआ कि वन बाय वन जो इसके अंदर जो यूरोपियन नेशनैलिटीज थी वो एक दूसरे से अलग होती चली गई, एंड दिस एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा पावर्स के बीच में। ये जो बाल्कन स्टेट्स थी वो एक दूसरे से जेलस थी, और धीरे धीरे ये जो रीजन था इट ऑल्सो बिकेम सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी हेयर। सो जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी जो स्टेट्स थी, they were keen on extending their control over Balkans, and because of which it led to series of war in this region, and finally it led to First World War. So now you can say that in 1914 this nationalism got aligned with imperialism, and it led to disaster in Europe in the in the form of First World War. So children, thank you so much for watching this video, and stay tuned for more videos. Do subscribe my channel, like, share and comment, and also press the bell icon so that you remain updated and notified. Thank you.